Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start a new chapter of class 8, which is chapter number 9 about friction. Okay, let's start the chapter. See, friction is defined as a force that resists the motion of an object when it is contact with another object of surface. The moving box came to rest due to friction between the floor and the box. Similarly, the football came to rest due to friction between the ball and the ground. So friction is defined as a force that opposes the motion of a moving body. Okay, so student, what they're saying, force friction क्या है? Friction एक ऐसा force है जो कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के कांटेक्ट में है तो उन दोनों के बीच में एक ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करेगा, एंड दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक मूविंग बॉक्स है जो आपका रेस्ट पे आ जाता है, किसकी वजह से? फ्लोर एंड बॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वजह से. इसी तरीके से एक फुटबॉल जो मूव कर रही थी ऑन द ग्राउंड, वो अपना आप ही धीरे धीरे क्या रेस्ट पे आ जाती है व्हेन जो आपके बॉल और ग्राउंड के बीच में जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसकी वजह से. ठीक है, सो दैट मीन्स फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किसी एक मूविंग बॉडी के मोशन को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है. ठीक है, चलो. So the force of friction always acts opposite in the direction of in which the object moves. जिस भी डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट मूव करता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक्ट करता है. ठीक है, इफ अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेट टुवर्ड्स द लेफ्ट. अगर एक कार राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड सरफेस से लगेगा वो हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा. ओके, चलो. नाउ so when we throw a ball on a plain ground, the ball rolls down to some distance and finally stop. जब आप क्या एक बॉल को प्लेन ग्राउंड पे क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो बॉल थोड़ा सा डिस्टेंस का रोल डाउन करती है एंड फाइनली वो स्टॉप हो जाती है. सो दैट मीन्स व्हाट, एज वी ऑल नो, एक फोर्स रिक्वायर्ड है टू स्टॉप अ मूविंग बॉल. ठीक है, सो जब एक ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में, सो एक फोर्स है विच इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, वो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को स्लो डाउन कर देता है. फ्रिक्शन हमेशा किसी भी मोशन को अपोज करेगा, सो दैट जो रोलिंग है ऑन द ग्राउंड वो आपकी इस बॉल की क्या हो गई, बाद में स्लो डाउन हो गई बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड. सो दैट इज व्हाट, जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो वो फोर्स जो उसके मोशन को अपोज करता है उसे आप फ्रिक्शनल फोर्स कहते हो. इसलिए फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी दो सरफेसेस के बीच में होने वाले रिलेटिव मोशन को अपोज करता है विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन विद द नेचर ऑफ सरफेस. सो अब सरफेस के नेचर के अकॉर्डिंग कैसे आपका फ्रिक्शनल फोर्स से वेरिएशंस आते हैं. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ सरफेस. ओके, जिस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या स्लाइड कर रहा है उस सरफेस का नेचर कैसा है उस पर पूरी तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंडेंट होता है. ओके, नाउ व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन होता किस कारण से है, हाउ इज फ्रिक्शन कॉज्ड. सो ऑल बॉडीज, जितनी भी बॉडीज है, जब आप उन्हें ऑब्जर्व करोगे एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो उनका सरफेस आपको कैसा अपीयर होगा, रफ अपीयर होगा, यानी कि व्हाट, कि उनके ऊपर आपको प्रोजेक्शंस एंड डिप्रेशन देखने को मिलेंगे. एंड जब एक बॉडी जो है किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करती है तो उनकी जो वो इरेगुलरिटीज है या फिर उनके जो प्रोजेक्शंस है वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं. ओके, किसी एक सरफेस के प्रोजेक्शंस दूसरे सरफेस के डिप्रेशंस के साथ क्या इंटरलॉक हो जाते हैं, समवॉट लाइक दिस. ओके, सो इस वजह से क्या होता है, जो वहाँ पे उन दो ऑब्जेक्ट का मोशन है, रिलेटिव मोशन है, वो रिड्यूस हो जाता है. टू स्टार्ट स्लाइडिंग मोशन बिटवीन देम, सो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में स्लाइडिंग मोशन स्टार्ट करने के लिए आपको इन इंटरलॉकिंग को ओवरकम करना पड़ता है. ओके, एंड दिस अपोज टू द मोशन ऑफ वन सरफेस ओवर द अनदर व्हिच इज कॉल्ड फ्रिक्शन. लेसर द इरेगुलरिटीज लेसर इज द फोर्स रिक्वायर्ड. जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज कम हुई उतना कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा, एंड जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होंगी उतना वहाँ पे ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा. Now factors affecting friction. So force of friction आपके कुछ factors के ऊपर dependent होता है. What are those factors? Number 1, friction force depend on the nature of the surfaces. As I told you कि आपका वो object जो है वो कैसे surface पे move कर रहा है उसके ऊपर friction force dependent होता है, यानी कि वो object कितना smooth है या कितना rough है. That is the first factor on which the friction force is dependent. Secondly, friction is reduced. I told you friction आपका तब reduce होता है जब दोनों ही surface के बीच में जो contact है वो कम होता है. इसीलिए लेस फोर्स रिक्वायर्ड होता है क्या, एक लोड को मूव करने के लिए, जब आप उनको क्या रोलर्स पे रख देते हैं. अगर आप रोलर के ऊपर किसी लोड को रखोगे तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए वहाँ पे आपको लेस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के.
यानी कि अगर F आपका फोर्स ऑफ रिएक्शन है तो R आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. ओके, एंड देन अगर इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आप एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, दैट इज U, एंड U इज द कोएफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. The force of friction is independent of area of contact, and force of friction हमारा area of contact के independent होता है. Within limits, friction between two solid surfaces moving with respect to each other does not depend on the relative speed between the two surfaces and the area of contact. Now next we come to topic which is effects of friction. Friction के क्या क्या effects है? So first is what? Friction always opposes motion. Friction हमेशा motion को oppose करता है. Secondly, friction produces heat. Friction क्या heat produce करता है? For example, machines में जो moving parts हैं वो friction की वजह से क्या हो जाते हैं? Hot हो जाते हैं. And thirdly, friction causes wear and tear. Friction से क्या होता है? Wear and tear होता है. For example, जो हमारे shoes के soles होते हैं वो आपके wear out होने लगते हैं due to friction. Next topic is types of friction. कितने types के friction है? Number one is static friction. So if we push a wooden block, अगर आप एक wooden block को क्या पुश करते हो जो कि आपके टेबल पे रखा हुआ है विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स सो दैट इट डज नॉट मूव, देन द फ्रिक्शन डेवलप बिटवीन टू सरफेसेस नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. एक वुडन ब्लॉक है जिसको आपने टेबल पे रखा है और आप उसको एक बहुत ही छोटे से फोर्स से पुश करने की कोशिश कर रहे हो सो दैट वो आपको जो ब्लॉक है मूव ना करे. सो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन उन दोनों सरफेसेस के बीच में डेवलप होगा दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, दैट मीन्स व्हाट? स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है कोई भी दो बॉडीज के बीच में जब उनमें से एक जो है वो क्या करता है, मूव या स्लिप होने की कोशिश करता है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, एंड इसमें कोई भी बॉडी का सेंट्रल मूवमेंट नहीं होता है. एंड एक ऐसा फोर्स जो एक बॉडी को दूसरे सरफेस पर स्लिप करवाता है उसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं. सेकेंड वी हैव काइनेटिक फ्रिक्शन. When object is moving on the surface, अब जब एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव कर रहा होता है सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है उसके मोशन के, एंड ये जो वैल्यू होती है फ्रिक्शन की दिस इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन. सो काइनेटिक फ्रिक्शन टेंड्स टू लोअर द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को रिड्यूस करता है. एंड प्रैक्टिकली हम इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को क्या अज्यूम करते हैं? इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट विद द सेम कांस्टेंट स्पीड. ओके, नेक्स्ट is static friction. So I told you what is it as the value of friction. एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन पर रखने के लिए जितनी वैल्यू फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. एंड काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो एक ऑब्जेक्ट पर मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है. ओके, चलो नाउ दे हैव गिवन एन एक्सपेरिमेंट फॉर द कंपेरिजन बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में कंपेरिजन करने के लिए एक्सपेरिमेंट गिवन है. एक स्टेशनरी बॉक्स है 10 kg का एंड मूविंग बॉक्स है 10 kg का. वो दोनों ही आपको दिए गए हैं. विच वन कैन यू मूव इजिली? इन दोनों में से आप किसको इजिली मूव कर सकते हो? सो जब एक ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी पे होता है तो जो रिजेस एंड जो बम्प्स है ऑब्जेक्ट के वो ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरलॉक्ड होते हैं दूसरे सरफेस के रिजेस एंड बम्प्स के साथ जिसके ऊपर आपने उस ऑब्जेक्ट को रखा है. इसलिए वहाँ पे एक ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए. ओके, लेकिन जब सेम ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो इंटरलॉकिंग जो है दोनों ही ऑब्जेक्ट के रिजेस एंड बम्प्स के बीच में ओके वो काफ़ी क्या होती है? लेस वैल्यू की होती है. सो कंपैरेटिवली लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन मूविंग ऑब्जेक्ट इन मोशन. सो हमने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया कि जो वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होती है एज दैट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. अब जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर रोल करता है सो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पे दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, एंड जो फ्रिक्शन आपके एक सरफेस के ऊपर जो कि स्लाइड कर रहा है दूसरे सरफेस के ऊपर उसको आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं. ठीक है, एंड जो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से लेस होती है. सो इफ यू कंक्लूड तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड द थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन. सो ये एग्जाम्पल है जहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के थ्रू, दैट इज द लगेज बैग एंड ब्रीफ केसेस जिनको आपने देखा होगा. यूजुअली उनमें आपके व्हील्स होते हैं सो दैट आप उनको इजीली रोल कर सके. ओके, उनको कैरी करना आसान हो जाए. इसीलिए जितनी भी मूविंग बॉडीज है लाइक कार, स्कूटर, बसेस, इनके पास क्या होते हैं? व्हील्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि एक हैवी लोड को मूव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसकी काफ़ी हाई वैल्यू होती है. लेकिन अगर आप उस सेम बॉडी को क्या व्हील्स के थ्रू मूव करेंगे तो वहाँ पे उसको मूव करना आसान हो जाता है बिकॉज व्हील्स के थ्रू वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है विच इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी कम टू इज बॉल बेयरिंग. सो बॉल बेयरिंग क्या करती है? दे चेंज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन.
बॉल बेयरिंग का काम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज करना। ओके, ये एक बहुत यूजफुल थिंग है टू डू, बिकॉज सिंस रोलिंग फ्रिक्शन जो है काफी स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बॉल बेयरिंग से यूज किया जाता है जितने भी आपके ज्यादातर मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, एंड उन मैकेनिकल स्ट्रक्चर में मूविंग पार्ट्स होते हैं, वहां पे बॉल बेयरिंग्स का यूज किया जाता है। ठीक है, छोटी छोटी मेटल बॉल्स होती है जो स्टेनलेस स्टील, ब्रास, सेरेमिक की बनाई जाती है और उनको आप मूविंग सरफेसेस के बीच में रखते हो। ठीक है, वो सरफेसेस आपके फ्लैट या सिलेंड्रिकल हो सकते हैं और इनको क्यों प्लेस किया जाता है? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन देम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो आपका इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट है कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है या मोशन पे है। एट टाइम्स वी नीड टू इंक्रीज और रिड्यूस इस वैल्यू। कभी कभी हमें इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज और रिड्यूस करना पड़ता है इन रिलेशन टू द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैरम खेल रहे हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है बोर्ड पर वो रिड्यूस हो। ठीक है, एंड इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हो तो जो फ्रिक्शन है आपके हैंड एंड ऑब्जेक्ट के बीच में वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट आपके हैंड से क्या ना हो, स्लिप ना हो। सो इन दोनों ही केसेस में आपने क्या देखा कि देयर आर डिफरेंट वेज जिसके थ्रू आप फ्रिक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं एंड रिड्यूस भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वेज हाउ विच वी कैन इंक्रीज द रेट ऑफ फ्रिक्शन। इंक्रीज द नंबर ऑफ ग्रूव्स एंड रिजेस। आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रूव्स एंड रिजेस के जो नंबर है उनको इंक्रीज कर सकते हो, सो दैट जब आप उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे सरफेस के ऊपर प्लेस करोगे तो उन दोनों के बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे स्पोर्ट्स शूज़ के सोल्स होते हैं उनमें काफ़ी सारे ग्रूव्स होते हैं फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज करने के लिए बिटवीन द शूज़ एंड द ग्राउंड। ऐसे ही व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं उन पर भी ग्रूव्स या ट्रेड्स होते हैं सो दैट वो अच्छे से फर्मली बॉन्ड हो पाए विद द रोड। ओके, देन इज स्ट्रैप्स ऑफ ब्रीफ केसेस। बैग्स, ब्रीफ केसेस के जो स्ट्रैप्स है वो कंपैरेटिवली उनका काफी रफ सरफेस होता है सो दैट वो हमारे हैंड से क्या ना हो, स्लिप ना हो। नेक्स्ट इज व्हाट? वेट लिफ्टर्स एंड जिमनास्ट। वेट लिफ्टर एंड जिमनास्ट क्या एक चॉक को अपने हैंड्स पे अप्लाई करते हैं सो दैट उनका जो फ्रिक्शन है वहाँ पे वो इंक्रीज हो जाता है एंड उनको हेल्प करता है उस वेट के ऊपर एक फर्म ग्रिप बनने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इन द गेम ऑफ अ कैरम बोर्ड। अब कैरम बोर्ड के जब आप गेम खेलते हो तो उसमें जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस किया जाता है उस बोर्ड पर एक पाउडर पुट करके सो दैट जो स्ट्राइकर है वो बहुत स्विफ्टली मूव कर सके ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट ऑयलिंग या फिर ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं मशीनरी के पार्ट्स पर वहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए सो दैट वो मशीन पार्ट्स आपके स्मूथली वर्क करे विदाउट एनी वेयर एंड टियर। ये हेल्प करता है वहाँ पे जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने में एंड वहाँ पे जो हीट है वो भी काफ़ी कम लॉस होती है। ठीक है, लिक्विड्स जो आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं उन लिक्विड्स को कहा जाता है ल्यूब्रिकेट्स। नेक्स्ट इज व्हाट? यूज ऑफ बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग का यूज कर सकते हैं हम इंस्टेड ऑफ नॉन मूविंग मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट इन फैंस एंड मशीनरी। फर्दर रिड्यूसेस फ्रिक्शन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू टॉपिक व्हिच इज फ्लूइड फ्रिक्शन। सो फ्लूइड्स आपके वो सब्सटेंसेस है जिनके पास एबिलिटी होती है टू फ्लो एंड फ्लूइड्स के अंदर हम लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों को ही इंक्लूड करते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि आपके इन दोनों में ही फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट करता है। फॉर दैट दे हैव गिवन एन एक्सपेरिमेंट। आपको 2 बीकर्स देने हैं। ओके, एक में वाटर एक में हनी होना चाहिए। आप क्या करोगे? आयरन नेल फिर इन दोनों ही बीकर्स में ड्रॉप करोगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस बीकर में जो नेल है वो बॉटम, उन दोनों बीकर के बॉटम पे ज़्यादा जल्दी पहुंच जाता है। सो जो आयरन नेल है वो आपके जिस कंटेनर में या बीकर में आपने वाटर रखा है उसके बॉटम में ज़्यादा रैपिडली पहुंचता है एज कम्पेयर टू हनी। अब ऐसा क्यों? बिकॉज जो ऑपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हनी में ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू वाटर, जिसकी वजह से उस नेल के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है टू मूव इन दी हनी। देयरफॉर हम क्या कंक्लूड करेंगे कि आपके लिक्विड्स पर जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है कि उस लिक्विड का नेचर कैसा है। इसी तरीके से सबमरीन्स की शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है जो उन्हें लीस्ट रेजिस्टेंट ऑफर करती है जब वो वाटर में मूव करते हैं। ओके, एंड इट वाज सेकंड एनालॉगस इन द शेप ऑफ फिशेस दैट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज। ओके, आपने देखा होगा फिशेस की भी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है सो दैट वो भी क्या इजीली वाटर को कट करके आगे मूव कर सके। ठीक है, एंड उसी के एनालॉजी में हमने क्या लिया था? सबमरीन की शेप को लिया था कि वी विल मेक द सबमरीन्स आल्सो इन अ स्ट्रीमलाइन शेप ओनली। नेक्स्ट इज व्हाट? सिमिलरली व्हेन वी स्टडी फ्रिक्शन, अगर हम फ्रिक्शन को स्टडी करें विच इज ऑफर्ड बाय एयर, ठीक है, जिसको आप एयर रेजिस्टेंस भी कहते हो, तो आपने देखा होगा कि एरोप्लेन्स के पास भी सेम शेप होती है जैसे कि आपकी बर्ड्स की होती है, स्ट्रीमलाइन शेप, जिसके थ्रू एरोप्लेन्स इजीली फ्लाई कर सकते हैं विद द लीस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस। ओके, चलो नाउ एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस है?
तो फ्रिक्शन को यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को फोल्ड करने के लिए इन द हैंड्स, ग्रिपिंग, क्लाइंबिंग अ लेडर, चेयर एक्सेट्रा। ओके, वाइल वॉकिंग, वॉक करते वक्त भी जब हमें क्या अब ऑब्लिक ग्राउंड को पुश करना होता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन हेल्प करता है स्क्रूज एंड नेल्स को सो दैट वो इजिली वुड को होल्ड कर सके। नट्स एंड बोल्ट्स को एक साथ ही रखा जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। नेक्स्ट, फ्रिक्शन आपका राइटिंग में भी यूज किया जाता है। टीचर्स जो है फ्रिक्शन का यूज करते हैं जब वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं विद अ चॉक। नेक्स्ट, जो ब्रेक्स हैं व्हीकल्स के वो भी आपके फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो व्हीकल आपका स्टॉप हो जाता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक्स एंड द ड्रम और वी कैन से द व्हील। ओके, रोप्स एंड स्ट्रिंग्स जो है वो आपके क्या नहीं कर सकते, नॉट टाई नहीं कर सकते या ऑब्जेक्ट्स को होल्ड नहीं कर सकते एक साथ ही अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो। एक बिलियर्ड प्लेयर जो है वो भी फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है बिटवीन द बॉल एंड द एंड ऑफ अ स्टिक फॉर अ गुड शॉट। फ्रिक्शन जो है आपका बेल्ट एंड व्हील के बीच में भी हेल्प करता है सो दैट आपके जो मशीन के वेरियस पार्ट है वो इजीली रोटेट कर सके। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो कुछ केसेस में आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होता है जिसको आप कुछ मेथड्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं। नंबर 1, बाय मेकिंग द सरफेस रफ। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए कि वो जो सरफेस है उसको रफ बना सकते हो, बिकॉज रफ सरफेसेस क्या है, एक बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं ऑन ईच अदर। इसीलिए जो व्हीकल्स के टायर्स होते हैं उनको रफ बनाया जाता है। सिमिलरली जो ब्रेक शूज है या व्हीकल्स के ड्रम है उनको रफ बनाया जाता है इन ऑर्डर टू स्टॉप द व्हीकल इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज बाय इंक्रीजिंग वेट। ओके, किसी एक मूविंग बॉडी के वेट को इंक्रीज करके भी जो फ्रिक्शन है वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से दोनों सरफेसेस के बीच में एक बेटर ग्रिप बन जाती है। नेक्स्ट इज बाय यूजिंग अ ड्राई सरफेस। ड्राई सरफेसेस भी ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं देन द वेट वंस। इसीलिए सैंड को आप एक स्मूथ रोड पे स्प्रिंकल करते हो जब वहाँ पे क्या रेनफॉल हो जाता है सो दैट वो जो रोड है वो थोड़ी रफ हो जाए एंड वहाँ पे जो स्लिपिंग के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाए। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। सो हमारे डे टू डे ह्यूमन एक्टिविटीज में फ्रिक्शन जो है एक बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल भी है यानी कि हिंड्रेंस भी है। ठीक है, नाउ वी कैन कंक्लूड इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। नंबर 1, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से जो अनवांटेड हीट है एंड नॉइस है वो प्रोड्यूस होती है एंड ये हीट क्या करती है, मशीन पार्ट्स को डैमेज कर देती है एंड मशीन की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देती है। साथ में जो नॉइस प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन ये एक सीरियस पॉल्यूटेंट है एंड हम उन लोगों को क्या करता है, अफेक्ट करता है जो कि आपके किसी सोर्स ऑफ नॉइस के पास रहते हैं। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉडी मूव्स, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ओवर मूव करती है सो एक पार्ट ऑफ एनर्जी है जो यूज होता है उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एंड ये एनर्जी जो है हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपिएट हो जाती है। थर्ड, इफ द इंजन ऑफ अ व्हीकल, अगर एक व्हीकल का जो इंजन है उसको एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑयल नहीं मिलता है तो जो सिलेंडर के पिस्टन है वो इतने ज्यादा हॉट हो जाते हैं दैट दे गेट jabbed. Okay, chalo. Now the conclusion, what is it? See, thus we can conclude that friction causes both positive and negative effects in our life. जैसे कि अभी हमने फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को ही डिस्कस किया। सो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि फ्रिक्शन जो है उसके हमारी लाइफ पे दोनों ही तरीके के इफेक्ट्स है यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है एंड नेगेटिव इफेक्ट्स भी है। ओके, सो कुछ टाइम्स और सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे हमें इस फोर्स के इफेक्ट को सफिशिएंटली लेस करना पड़ता है। से इन द केस ऑफ ऑपरेटिंग स्पेसिफिक मशीन्स जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट है जो डिसिपेट होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। एंड वहीं अगर दूसरी कंडीशन में देखा जाए तो कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे फोर्स को सफिशिएंटली हाई बनाना पड़ता है, फॉर एग्जांपल जब हम वॉक करते हैं। ओके, सो दैट मीन्स वी कैन से कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवन। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood the chapter very well. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.